जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम ब्रेन के बारे में समझेंगे। जी हाँ, ब्रेन एक खोपड़ी या खोपड़ा जो होता है उसके बारे में आज अच्छे से समझेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके बहुत कुछ समझ में आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसे बोलते हैं मस्तिष्क। देहाती भाषा में इसे खोपड़ी, खोपड़ा या कपार बोलते हैं। आपके यहाँ खोपड़ी बोलते होंगे या मस्तिष्क बोलते होंगे या सिर बोलते होंगे, हमारे यहाँ बोलते हैं खोपड़ा। आप समझिए, ह्यूमन जो ब्रेन होता है, मतलब मस्तिष्क या दिमाग जिसे बोलते हैं, इसका जो वजन होता है वो 1300 से 1400 ग्राम होता है। 1300 से 1400 ग्राम मतलब महिलाएं जो होती हैं उनका जो वजन होता है सिर का, उनका कम होता है मस्तिष्क का। और जो पुरुष होते हैं उनका वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब महिला का जैसे 1300 ग्राम तो पुरुष का होता है 1400 ग्राम। ऐसा नहीं कि हर पुरुष का हो, ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना साइज का बॉडी है, मतलब कितना बड़ा शरीर है, उसी के हिसाब से मस्तिष्क का वजन होता है। और समझते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन ये बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, E = MC²। इनके जो दिमाग का वजन था मात्र 1200 ग्राम था। 1200 ग्राम का ही दिमाग था मात्र इनका। जैसे ही ये खत्म हुए, इनके दिमाग के छोटे छोटे पीस करे गए, लैब में रिसर्च करा गया कि आखिरकार इतनी बुद्धि इस व्यक्ति में आई कहां से। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि जो मस्तिष्क होता है उसके अंदर 60% वसा होती है। 60% वसा का मतलब है कि हमारा जो दिमाग होता है उसमें 60% चर्बी होती है। यदि जैसे हमारे दिमाग का वजन कितना है, 1300 से 1400 ग्राम, अगर हम अपने दिमाग को कढ़ैया में डाल कर और वहाँ को फ्राई करें, मतलब फ्राई नहीं, उसे गर्म करें, तो उसमें से 800 से 900 ग्राम लगभग घी निकल आएगा, चिकनाई निकली आएगी। 800 से 900 ग्राम ये होता है कि बसा या फैट कितने परसेंट है, 60% है। मतलब 60% घी का या चर्बी का बना हुआ दिमाग है, इसलिए हम बोलते हैं कि घी खाओ दिमाग बढ़ेगा। घी खाओ दिमाग बढ़ेगा। एक्चुअल में दिमाग बढ़ता नहीं है। बात यह है कि जो दिमाग के काम करने की फंक्शनिंग होती है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें हड्डियां कितनी होती हैं। जो हमारा मस्तिष्क या ब्रेन है, इसमें हड्डियां होती हैं 8। उन हड्डियों को बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम, उन हड्डियों को क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। इसमें जो होते हैं फाइबर्स या रेशेदार जोड़ होते हैं। अब समझो, इधर आपको खोपड़ी का चित्र दिखा दिया जाएगा। इसमें जो इस तरीके से, मतलब समझिए कि इस तरीके से जैसे दिखाई दे रहे होंगे आपको, इसे बोलते हैं रेशेदार जोड़। एक संधि टाइप की होती है, इस तरीके से फंसने वाली, लॉक टाइप की। इसमें क्या होता है, जब डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं कि दिमाग में कोई दिक्कत आ गई, तो उस समय जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं, दिमाग का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऑपरेशन करते समय क्या होता है कि वे इन रेशेदार जोड़ों को आराम से इस तरीके से खोल देते हैं। ऑपरेशन करा, बाद में ऐसे फिट कर दिया। अगर सोचो पूरी खोपड़ी एक जैसी होती, कोई जोड़ वोड़ कुछ ना होता, तो कुछ दिक्कत होया करती, तो कैसे ऑपरेशन करा करता डॉक्टर? तो भगवान जी ने ऐसा सिस्टम बना के भेजा है कि बेटा खोपड़ी में रेशेदार जोड़ ले जाओ, कोई दिक्कत होगी तो खुलवा के ठीक करवा लियो। आपके समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। इन्हें बोलते हैं फाइबर्स या रेशेदार जोड़। ठीक, अब देखते हैं झिल्ली। झिल्ली समझो, दिमाग के ऊपर एक झिल्ली लगी होती है। देहाती भाषा में ऐसे समझो, जैसे गाय भैंस बकरी या जो भी पशु होता है, जब वो ब्याता है, बच्चा देता है, तो उसका जो लवाड़ा होता है वो एक झिल्ली में बंद होता है। पतली सी झिल्ली होती है मांस की। इसी तरीके से हमारा जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो भी एक पतली झिल्ली में बंद होता है। अब झिल्ली में क्यों बंद होता है? अब डायरेक्ट जैसे ये हड्डियां हैं, ये दिमाग है, ऐसा टच हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसमें क्या, ये पतली झिल्ली में बंद कर दिया, और पतली झिल्ली में बंद होने से क्या, ये रगड़ नहीं खाता इससे। और जब रगड़ खा जाता कभी कभी, तो क्या होता है, मतलब अगर रगड़ रगड़ खा जाता झिल्ली ना होने की वजह से, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, इन्फेक्शन हो जाया करता। ठीक है, इस झिल्ली को बोलते हैं मेनिंजाइटिस झिल्ली। मेनिंजाइटिस, कभी कभी क्या होता है, इस झिल्ली पर सूजन आ जाती है। सूजन क्यों आ जाती है? दिमाग में चोट लगने की वजह से, ज्यादा सोचने की वजह से, और कोई अलग टाइप की दवाई खा ली, या कोई बैक्टीरिया अंदर चला गया गंदा खान पीन से, तो उस समय मेनिंजाइटिस जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है। इस रोग को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। इस रोग को बोलते हैं मेनिंजाइटिस रोग बोलते हैं इस रोग के लिए। अब दिमाग की एक कंडीशन होती है सीजोफ्रेमिया। सीजोफ्रेमिया एक बीमारी होती है जब आदमी ज्यादा सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है आदमी, तो उस समय उसका जो दिमाग की फंक्शनिंग होती है, काम करने की जो शक्ति होती है, वो क्षीण हो जाती है। वो कल्पना शक्ति में और रियल शक्ति, जैसे कोई चीज इमेजिनेशन कर रहा है, वो किसी चीज के बारे में सोचेगा, उस समय क्या होगा, जैसे ही वो सोचेगा उसे वो चीज दिखाई देने लगेगी। वो सोचेगा भूत के बारे में तो उसे सामने भूत दिखाई देने लगेगी। वो सोचेगा चुड़ैल के बारे में तो चुड़ैल उसे दिखाई देने लगेगी। तो ये कंडीशन जो होती है दिमाग की, सीजोफ्रेनिया कहलाती है। मतलब जैसा सोच रहे हो वैसे ही दिखाई देगा कि मैं आग में जल रहा हूँ तो आग में जलता हुआ अपना शरीर दिखाई देने लगेगा। दिखाई देने लगा कि चुड़ैल आ के मेरे सामने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है, ऐसे दिखाई देने लगेगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं सीजोफ्रेमिया। अधिकतर गांव देहात में क्या भूत प्रेत आने लगते हैं, एक्चुअल में भूत प्रेत नहीं होता है, सीजोफ्रेमिया नाम की बीमारी हो जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। अब देखते हैं कोशिका। दिमाग की जो कोशिका होती है उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। कोशिका जैसे हमारे पूरे बॉडी की कोशिका है, इसी तरीके से दिमाग में भी कोशिका होती है जिन्हें हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन का चित्र कुछ इस प्रकार का होता है, सूखा पेड़ की तरह, मतलब जैसे खजूर का पेड़ होता है और ऊपर जाकर खजूर के निकले रहते हैं ना, पत्ती सत्ती से निकल रहती है, इसी तरीके से न्यूरॉन का चित्र होता है, न्यूरॉन होता है, सॉरी।
इधर आपको चित्र दिखा दिया होगा, देखिए कोशिका, जो दिमाग की कोशिका होती है उसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। इधर देखिए आप, चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको, न्यूरॉन बोलते हैं। 26 अरब न्यूरॉन होते हैं, 26 अरब न्यूरॉन होते हैं जो दिमाग की कोशिकाएं होती है, उन्हें न्यूरॉन बोलते हैं। और उनकी संख्या होती है 86 अरब, सॉरी 86 अरब कोशिका होती है। इन कोशिकाओं में क्या है, इनमें सेंट्रोसोम नहीं होता। अच्छा, ये सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम एक चीज होती है जो कोशिका विभाजन में सहायक होती है। कहने का मतलब ये है कि दिमाग की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं होता और इस वजह से कोशिका विभाजन नहीं होता। अच्छा, कोशिका विभाजन नहीं होता तो फिर कैंसर कैसे हो जाता है? कैंसर होना एक अलग कंडीशन है हालांकि, लेकिन दिमाग के अंदर कैंसर कैसे हो जाता है? तो कैंसर कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है। जैसे हमारे शरीर पर चैट निकलती है और वही चैट का मुंह अगर अंदर की ओर खुल जाए, जैसे हाथ पर चैट निकली तो बाहर की ओर खुल जाएगी, इसमें से पस निकलेगा, खून निकलेगा, जो भी है। लेकिन यही चैट अगर अंदर की ओर खुल जाए इसका मुंह, तो वही हो जाता है कैंसर। ये बनता क्यों है? बहुत सारी कोशिकाएं एक जगह गुच्छ में इकट्ठा हो जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या बनता है? कैंसर बनता है। जैसे पेड़ है तो पेड़ की कोशिका इकट्ठा होकर वहाँ गांठ टाइप की बना देती है पेड़ की। जैसे लोहे का तार पेड़ में बंध रहा है, ठीक, तो पेड़ तो मोटा होता चला जाएगा, तो वो जिस जगह से तार बंध रहा है उस जगह तार गड़ जाएगा और साइडों में उछड़ा उछड़ा सा दिखाई देगा, तो वो एक प्रकार की गांठ बन जाएगी। एक प्रकार से पेड़ में वो कैंसर टाइप का हो जाता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी कोशिकाओं के गुच्छों का समूह एक जगह जुड़ जाता है, उसे हम कैंसर बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कैंसर के बारे में। अब ये जो है सेंट्रोसोम जो है, ये दिमाग की जो कोशिका उसमें नहीं होता, लेकिन बॉडी की कोशिका में होता है। हम कहीं कट जाएं, सेंट्रोसोम आता है, कोशिका विभाजन करता है, समसूत्री जैसे बोलते हैं कोशिका विभाजन। कहीं से थोड़ा सा मांस निकल गया, कट के उतना ही मांस बन जाएगा। लेकिन दिमाग की अगर कोशिका नष्ट हो गई एक बार, वो दोबारा नहीं बन सकती। इसलिए ना पुलिस वाले बोलते हैं कि बेटा हेलमेट लगा के चलो, दिमाग सुरक्षित रहेगा तो जिंदगी सुरक्षित रहेगी आपकी। इसीलिए बोलते हैं कि दिमाग की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। दिमाग में अगर थोड़ी सी भी चोट लग गई, आदमी गया। ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चमड़ा होता है ऊपर, बस खाल खाल होती है, इसी में बाल फिट होते हैं। यहाँ चोट लग गई, बच जाएगा। लेकिन जैसे हड्डी में चोट लगेगी, हड्डी को तोड़ते हुए, और दिमाग के अंदर जो मींग टाइप की होती है, अगर उसमें एक बार चोट लग गई, दुनिया का कोई भी चीज़ उसे नहीं बता सकती। इसलिए हेलमेट पहना जाता है। अब समझिए, जैसे ये चोबा है, चोबा को खुट खुट करके दिमाग के अंदर ठोक दिया जाए तो एक बार में आदमी खत्म, ठीक। सेंट्रोसोम जो होता है, ये दिमाग की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। जो दिमाग की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता तो उसमें सेल डिवीजन नहीं होता, तो सेल डिवीजन नहीं होता तो कैंसर नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी कैंसर हो जाता है दिमाग में, जिसे बोलते हैं ट्यूमर। छोटा सा दाना बनेगा, जैसे सरसों का दाना होता है, जैसे सरसों का दाना होता है, उसी तरीके से दाना बनेगा छोटा सा मांस का, और उस मांस के दाने से आदमी निकल लेता है। इतना छोटा सा दाना दिमाग के अंदर बनता है, उसे ट्यूमर बोलते हैं, और वही आदमी की जान ले लेता है। अब ये होता क्यों है? तो उसमें ना जो न्यूरॉन होते हैं, उसी में एक प्रकार की कोशिका होती है जिन्हें बोलते हैं न्यूरॉन गीलियल सेल। न्यूरॉन गीलियल सेल ये 10% होती है, 90% तो न्यूरॉन होते हैं, लेकिन 10% होती है, ये 10% होती है न्यूरॉन गीलियल सेल। इन्हीं सेलों में विभाजन होने के कारण जल्दी जल्दी बनती है। ये किसी वजह से अगर बेकार हो जाती हैं, गलत खान पान की वजह से ये सिस्टम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या है, दिमागी कैंसर हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं, ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है न्यूरॉन का, इसमें इसकी जो लंबाई होती है एकदम खजूर के पेड़ की तरह लंबा लंबा जो हो जाता है, उसे बोलते हैं साइनेप्स। इसके लास्ट वाले छोर को, जहां से खजूर का पेड़ होता है ना, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे, तो इस वाले भाग को बोलते हैं हम एक्सोन, और इस वाले भाग को बोलते हैं साइनेप्स। इस वाले भाग को बोलते हैं साइनेप्स, इसको बोलते हैं एक्सोन। इसके बीच में कुछ कुछ इस तरीके से होता है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। इसके बीच में यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ ये होता है, तो यहाँ पे इन्हें बोलते हैं हम न्यूरॉन। पूरा चित्र होगा न्यूरॉन। अब यहाँ पे एक एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जगह खाली होती है। होता क्या है कि इसके बीच में जो सिग्नल ले आने का काम करता है वो करता है एनए। अब एनए की फिल्म समझो आप ध्यान से। एनए जो होता है उसकी वजह से हमारा दिमाग काम करता है। अगर एनए मतलब सोडियम, अगर दिमाग में सोडियम की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, याददाश्त चली जाती है, चक्कर आने लगते हैं, बेहोशी हो जाती है। जैसे गर्मी लगने से पसीना आया, और पसीने में होता है नमक, और नमक में होता है NaCl, तो NaCl, और उसमें भी होता है Na मतलब सोडियम, नमक में होता है सोडियम। सोडियम शरीर से बाहर चला गया, दिमाग में सोडियम की कमी हो गई, जिसकी वजह से चक्कर आएंगे, बेहोशी आ जाएगी, आदमी गिर जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं उसे। पानी में नमक डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं। चीनी क्यों डाली, थोड़ी सी एनर्जी मिले। पानी क्यों मिलाया, प्यास बुझे। और नमक इसलिए डाला है कि उसके बॉडी में जो Na की कमी हो गई थी, यानी सोडियम की कमी हो गई थी, वो सोडियम की कमी पूरी हो जाए। आई होप आप समझ गए होंगे कि गर्मी में चक्कर क्यों आते हैं, क्योंकि Na जो होता है, यानी सोडियम जो होता है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है, इस वजह से हमें चक्कर आ जाते हैं। अब देखो, न्यूरॉन और न्यूरॉन से संबंधित फैक्ट समझिए। जब इस धरती का विकास हो रहा था,
ये थोड़ा आपके सिलेबस से हटके चीज़ है, शायद आप पहली बार सुन रहे होगे इस चीज़ के लिए। जब पृथ्वी पे मनुष्य का विकास हो रहा था, तो उस समय क्या था कि जो बंदर के रूप में पहले मानव का विकास हुआ था, बंदर था सबसे पहले। तो उस समय आदमी चारों हाथ पैरों से चलता था। जब चारों हाथ पैरों से चलता था तो उसका जो मस्तिष्क था वो पीठ के समांतर था। जैसे गाय भैंस चलती है ना, इसी तरीके से, जैसे ये उनका सिर है और ये उनकी पीठ है, तो सिर यहाँ है, पीठ यहाँ है। अब इस कंडीशन में क्या होता था कि जो दिमाग के अंदर जो मतलब बुद्धि वाली कोशिकाएं होती हैं, जो बुद्धि को डेवलप करती हैं, जो बुद्धि का विकास करती है, ऐसी कोशिकाएं ज्यादा रक्त की वजह से फट जाती थी, जिसकी वजह से क्या मनुष्य भी बहुत ताकतवर होता था। उदाहरण के लिए समझो, जैसे एक एक बैल है, एक बैल है और एक आदमी है, इन दोनों में अंतर होता है बुद्धि का और ताकत का। बैल में ताकत ज़्यादा होती है लेकिन उसमें बुद्धि कम होती है। इसी तरीके से आदमी में क्या है, आदमी में बुद्धि ज़्यादा है लेकिन बैल की अपेक्षा ताकत कम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैल का जो दिमाग है उसके अंदर जो बुद्धि वाली कोशिकाएं हैं, इस तरीके से शरीर होने के कारण समांतर क्रम में उसका सिर होने के कारण, जैसे सिर यहाँ है तो ज़्यादा खून जाने की वजह से उसके जो मस्तिष्क की जो बुद्धि वाली कोशिकाएं वो फट गई हैं, जिसकी वजह से क्या उसमें बुद्धि कम हो गई, ताकत ज़्यादा हो गई। अब शुरुआत में जैसे मानव चार हाथ पैरों से चलता होगा, जब उसने पहली बार कोशिश करी होगी कि वो खड़ा होकर दो पैरों से चले, तो और बंदर जो होंगे वो हंसे होंगे कि देखो चार पैरों पर चलने वाला दो पैरों पर चल रहा है। आई होप ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। जब मानव ने दो पैरों पर खड़ा होकर चलना शुरू किया तो उस वक्त क्या हुआ कि जैसे वो खड़ा हुआ होगा कुछ समय के लिए तो बड़ा अजीब सा लगा होगा उसे। उसके बाद धीरे धीरे उसने प्रैक्टिस करी होगी तो उसके जो शरीर से खून जाने वाला था ऊपर ज़्यादा मात्रा में, वो कम जाने लगा क्योंकि सिर की ऊंचाई सबसे ऊपर हो गई। तो उसमें क्या हुआ कि उसकी दिमाग तक खून कम पहुंचने लगा और उन कोशिकाओं को खून कम पहुंचने लगा जो कि ज़्यादा ताकतवर वाली थी, और उनमें कम पहुंचने लगा जो बुद्धि वाली थी। तो बुद्धि वाली डेवलप हुई क्योंकि कम खून पहुंचने की वजह से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। नहीं समझने की कोशिश करो कि जैसे ये आदमी खड़ा हुआ होगा तो इसके अंदर जैसा भेजा है, तो यहाँ पे जो कोशिकाएं ज़्यादा खून की वजह से फट गई थी, अब वो दोबारा से रिकवर हुई होंगी और क्या बुद्धि का विकास हुआ होगा आदमी का। ये थ्योरी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपके समझ में आ गए हो। अब समझो कि जब बुद्धि का विकास हुआ तो इससे क्या है, मनुष्य में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन बढ़ गया, और कोई भी पशु इतना चिड़चिड़ा नहीं होता, इतना तनावग्रस्त नहीं होता जितना कि मनुष्य होता है। और मनुष्य चिंता के कारण ही ज़्यादा कामुक व्यक्ति हो गया। आप मेरी बातों को समझो कि मनुष्य ज़्यादा चिंता, ज़्यादा तनाव के कारण ही बहुत ज़्यादा कामुक व्यक्ति हो गया। कामुक का मतलब आप समझ गए होंगे कि कामुक किसे बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बंदर बंदर भी मनुष्य के जैसा ही है, उसमें भी बुद्धि का विकास है लेकिन आदमी से कम है। तो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो कामुक कोई चीज़ है, कामुक कोई जीव है, तो वो आदमी। दूसरे नंबर पर आता है बंदर। बंदर भी बहुत बहुत कामुक होता है। उसे थोड़ा सा छेड़ दो, वो जितना चिड़चिड़ा हो जाएगा, जितना गुस्सा होगा, उतना ही ज़्यादा कामुक हो जाएगा अपने पार्टनर के साथ, उतना ही मतलब उसका रिलेशन बनेगा। आप अंदर कहीं बैठा है, उसे थोड़ा सा छेड़ दो तो एकदम से क्या बहुत ज़्यादा कामुक हो जाता है, तुरंत कामुक हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब समझते हैं न्यूरॉन का एक ही दिशा में बहना। न्यूरॉन का एक ही दिशा में बहना समझिए कि जैसे न्यूरॉन की एक खास बात होती है कि 2 साल पहले आपको किसी ने चांटा मार दिया, तो चांटा खाते समय आपको जो पीड़ा हुई थी, आपको जो दर्द हुआ था, आपको जो बेइज्जती महसूस हुई थी, तो उस समय आपके जो दिमाग के न्यूरॉन है वो एक ही दिशा में बहे होंगे। जिस दिशा में बहे होंगे सेम वही कंडीशन आप 2 साल बाद उस घटना को अगर याद करेंगे, ठीक से रिकॉल करेंगे एकांत में बैठ के, तो क्या होगा, वो न्यूरॉन जो उस समय 2 साल पहले जिस जिस दिशा में दौड़े थे, जिस जिस दिशा में आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसी दिशा में दौड़ने लगेंगे और आपको वही पीड़ा, वही बेइज्जती, वही दर्द महसूस होने लगेगा। आपने इस चीज़ को अनुभव भी किया होगा। जैसे आपकी कहीं बेइज्जती हो गई, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई, और आप अकेले में बैठ के वो चीज़ को दोहराने लगो तो आपके दिमाग के न्यूरॉन है वो उसी दिशा में बहने लगेंगे जो उस समय बहे थे बेइज्जती होते समय। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि दिमाग के न्यूरॉन की गति उसी दिशा में आ जाती है जिस दिशा में वो घटित हो चुकी है। समझ रहे हो? आपके कहीं चोट लगी तो आपको जो दर्द हुआ, और 20, 30 या 40 दिन बाद या 1 साल बाद आप दोबारा से उस घटना को याद करने लगे कि भाई मेरी ऐसे ऐसे चोट लगी थी एकांत में बैठ के, तो क्या होगा कि आपको वही न्यूरॉन्स की जो गति उस समय पे वही गति आपको महसूस होगी, वही पीड़ा महसूस होगी। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम ब्रेन के बारे में समझेंगे आगे को। चलिए अब ब्रेन के भागों के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं और इनका क्या क्या काम होता है। सबसे पहले देखिए, ब्रेन इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मतलब आगे वाला दिमाग, ये
मध्य मतलब बीच वाला, और पचस मतलब लास्ट वाला। अब समझिए जो आगे वाला भाग होता है इसके भी तीन भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो होता है यही मेन मेमोरी होती है। जैसे एक लैपटॉप या फोन में एक चिप होती है, एक मेमोरी होती है जिसमें सारा डाटा स्टोर होता है, इसी प्रकार से जो दिमाग होता है उसका एक सेरिब्रम भाग होता है जिसमें मेमोरी इकट्ठा होती है। आपको समझ में आ रहा होगा। और यही दिमाग का 66% भाग होता है, सबसे बड़ा भाग यही होता है आगे का। आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा। सेरिब्रम में ही सारी याददाश्त होती हैं, जो भी कुछ हम याद करते हैं वह याद कर स्टोर कहाँ करते हैं, सेरिब्रम में करते हैं। 66% इसका भाग होता है, मतलब 66% पूरे मस्तिष्क का 66% अकेला यही होता है। इसमें अब देखिए ये होता है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस वाला भाग क्या है, हमें क्या अनुभव कराता है कि जैसे हम जले, किसी गर्म चीज पर हमारा हाथ रखा गया तो हाथ एकदम से डालेंगे, किसी ठंडी चीज पर रखा गया तो हमें पता चला कि ये ठंडा है। गर्मी, सर्दी और बारिश, पानी का अनुभव होना, चैटी चल रही है हमें पता चल रहा है। तो ये जो अनुभव कराता है बाहरी ज्ञान, बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, कौन सा, थैलेमस। अब क्या होता है जब आदमी दारू पी लेता है तो उसका थैलेमस काम करना बंद कर देता है। थोड़ी बहुत गर्मी होगी गर्मी भी ना लगेगी, थोड़ी बहुत ठंड होगी ठंडी भी ना लगने की है, कुछ चीज उसके हाथ पे चल रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा वो, उसे एक्टिविटी का पता नहीं चलता है। तो थैलेमस से क्या होता है, सॉरी दारू पीने से क्या होता है, थैलेमस डीएक्टिवेट हो जाता है। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि दारू पीने से थैलेमस डीएक्टिवेट हो जाता है और बाहरी वातावरण का, किसी चोट का उसे अनुभव नहीं होता, किसी गर्म चीज का अनुभव नहीं होगा, किसी ठंडी चीज का अनुभव नहीं होगा। शराब पी कर चांटा मार दो, डंडा मार दो, उसे पता नहीं चलेगी, बाद में जब उतर जाएगी जब पता चलेगी हाँ भी किसी ने डंडा भी मारा है, चांटा भी मारा था, उसे चोट नहीं लगने की उस समय। ठीक है, अब देखते हैं ये हाइपोथैलेमस क्या होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है ये तो बाहरी वातावरण का ज्ञान करा रहा है, लेकिन ये अंदर का ज्ञान कराता है। जैसे अंदर से गर्मी लगी तो पसीना बाहर निकाल दिया। भावना जो होती है, भावनाएं इसी से होती है। जैसे क्या बताऊं कि जिसका ये ज्यादा एक्टिव रहता है उसमें भावनाएं ज्यादा आ जाती हैं। जैसे ये जो चीज होती है, नींद, भूख, प्यास, प्रेम, इस चीज को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। जिसका ये एक्टिवेट रहता है बहुत ज्यादा भूख भी लग सकती है, ज्यादा एक्टिवेट होने से बहुत ज्यादा प्यास भी लग सकती है, बहुत ज्यादा किसी के प्रति वो प्रेम पूर्वक हो सकता है। तो लड़के जो होते हैं उनका बहुत हाई फाई होता है हाइपोथैलेमस, इसलिए वो ज्यादा चक्कर पकड़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेरिब्रम याददाश्त क्षमता वाला होता है, थैलेमस मैं लिख देता हूँ बाहरी वातावरण ज्ञान, बाहरी वातावरण का ज्ञान कराएगा। जैसे ठंड, गर्मी, ठंड गर्मी चोट, इसका ज्ञान कराएगा। और ये नींद, प्यास, प्रेम, नफरत, जो अंदर की भावनाएं जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। जब हमें किसी से प्रेम हो जाता है उस समय क्या है, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, और जब ये चीज एक्टिवेट हो जाती है तो पूरे दिमाग की क्या फंक्शनिंग पे कब्जा कर लेती है। फिर इसके सामने ना इसकी चलती है ना इसकी चलती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब समझते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क मतलब बीच वाला मस्तिष्क। इसका एक हिस्सा होता है जैसे बोलते हैं हम कारपोरा। कारपोरा क्या होता है, जैसे आंख हुई और जैसे नाक हुई, आंख और नाक, इन आंखों से और नाक से, सॉरी आंखों से और कान से, हाँ आंख नाक कान, आंख नाक और कान, इन तीनों का संपर्क किससे होता है, कारपोरा से। जैसे हमने कोई वस्तु देखी तो वो जाकर कहाँ, उसकी जो सिस्टम जो बनेगा, इमेज बनेगी, जो यादगार की क्षमता होगी वो कहाँ होगी, कारपोरा बताएगा। कारपोरा पे जाकर उसकी इमेज बनेगी, मतलब बंदी तो रेटिना पे है लेकिन पहचान कैसे पड़ेगी, आंख बताएगी कारपोरा को कि देखो भाई ये व्यक्ति कौन है। तब एक्चुअल में वो पता चलता है कि कौन वो व्यक्ति है। आंख का और नाक का और कान का संपर्क किससे होता है, कारपोरा से। कोई घंटी की आवाज सुनाई दी तो कान में गई, कान से होते हुए कहाँ जाएगी, कारपोरा को, तब हमें मस्तिष्क को अनुभव होगी कि हाँ घंटी बज रही है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नाक, कोई बदबू हमने मतलब सूंघी, स्मेल हमको आई तो कैसे पता चलेगा, कारपोरा से। मतलब आंख नाक कान तीनों को कनेक्ट होता है, कारपोरा नाम का एक हिस्सा होता है दिमाग में, उससे कनेक्ट होता है। समझते हैं सेरिब्रम या पेंडिकल। सेरिब्रम पेंडिकल ये इसका ही भाग होता है मध्य मस्तिष्क का, इसका कनेक्ट होता है मेरुरज्जु से होता है। अब ये मेरुरज्जु क्या होती है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड, और हिंदी में एकदम जहाँ देहाती भाषा में इसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे शरीर से, जो हमारे मस्तिष्क से, हमारे मस्तिष्क से नसें निकली रहती हैं और उसी को बोलते हैं गुच्छा टाइप का होता है। रज्जु मतलब रस्सी टाइप का, मेरु रज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी से होती हुई कुछ नसें आती हैं। जैसे ये रीढ़ की हड्डी है और ये दिमाग है, ये दिमाग है, तो इसमें क्या है, इसमें रीढ़ की हड्डी से होती हुई 31 जोड़ी नसें जाती हैं। कितनी जोड़ी, 31 जोड़ी नसें जाती हैं, और वो 31 जोड़ी नसें कहाँ में जाती है, रीढ़ में जाती हैं, रीढ़ की हड्डी में, तो इसलिए बोलते हैं इसे मेरुरज्जु। अब समझिए कि
जैसे जहाँ पे ये इकट्ठा होती हैं तो खोपड़ी में यहाँ पे एक हॉल होता है। आप यहाँ देखिए, एक गर्दन से थोड़ा ऊपर जहाँ बाल होते हैं, यहाँ हड्डी नहीं होती है, यहाँ शरीर का सबसे बड़ा हॉल होता है। हॉल मतलब छेद होता है, जिसे बोलते हैं फोरानम, फोरामम मैग्नम, फोरामम मैग्नम। अगर फिल्मों में देखा होगा कि पीछे से कोई हथियार लेकर और ऐसे करके मारता है, पीछे से कोई डंडा बंडा, तो पीछे लग जाता है, तो आदमी क्या होता है, बेहोश होकर गिर जाता है या मर जाता है। किसी भी व्यक्ति का अगर यहाँ सही करके घूंसा मार दिया जाए तो वो क्या मर जाएगा। उसको कोई दोस्त होता है, थप्पड़ मार देता है पीछे यहाँ पे, तो आदमी को झिंझना यहाँ पे, क्या ओए अब तो मार दिया, मत मार दिए। तो उस समय क्या है कि वो कहाँ लग जाता है, फोरामम मैग्नम पे लग जाता है। फोरामम मैग्नम, इसे बोलते हैं फोरामम मैग्नम। ये वाला जो हॉल होता है, यहाँ पे अगर मार देता है तो आदमी चढ़ जाता है बहुत ज्यादा। तो इससे होती हुई नसें जाती हैं 31 जोड़ी रीढ़ की हड्डी में, और वो पूरे शरीर में कनेक्टिविटी बैठाती है। ठीक है, किससे, सेरिबम पेंडिकल से। अब समझते हैं पचस मस्तिष्क। पचस मस्तिष्क मतलब लास्ट वाला भाग, इसका भाग होता है सेरिबेलम। ये सेरिबेलम है, ये है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, ये बैलेंस बनाने का काम करता है। जब आदमी दारू पिलाता है तो उसका सेरिबेलम ठीक से काम नहीं कर पाता और वो गिड़गिड़ा के चलेगा। छोटे बच्चे का भी ये ठीक से काम नहीं कर पाता, लेकिन जो बड़ा व्यक्ति अडल्ट हो जाता है उसका अच्छे से काम, मतलब अच्छे से काम करता है ये वाला भाग, और वो ठीक से चल पाता है। लेकिन ऐसे बोल दिया जाए कि सर्कस पैन और रस्सी पे चल के दिखाओ, जैसे मुझे बोल दिया जाए कि रस्सी पे चल के दिखाओ, तो मेरे पे नहीं चला जाएगा। उस समय क्या सेरिबेलम डिगमगा जाएगा, बैलेंस नहीं बन पाएगा। लेकिन सर्कस में क्या लोग रस्सी पे भी चल जाते हैं। आदमी का छोड़ो, वो तो बकरिया को चला दें, बकरी को चला दें, समझ रहे हो, मतलब बकरी बकरा को भी चला देते हैं, हाथी को भी चला देते हैं तख्ते पे, छोटे से तख्ते पे। तो ये सेरिबेलम क्या, उनका भी सेरिबेलम वो ठीक कर देते हैं। ऐसी ट्रेनिंग देते हैं हाथी को भी और बकरी बकरे को भी, तो उसका सेरिबेलम भी ठीक कर देंगे, बेटा तुम रस्सी पे चल के दिखाओ मारते हैं। अब देखते हैं ये वाला भाग होता है मैंडुला अबला गोटा। ये वाला जो भाग होता है ये सबसे लास्ट वाला भाग होता है, मैंडुला अब्लोगाटा। इसका जो काम होता है वो मेटाबॉलिक को ठीक करना होता है। मेटाबॉलिक समझो जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। पाचन, श्वसन और उत्सर्जन, ये तीनों काम हमारी इच्छा से नहीं होते हैं, बॉडी की इच्छा से होते हैं। तो बॉडी में मैंने कोई चीज कंट्रोल करनी होती है, उसी चीज को तो बोलते हैं मेडुला अब्लोगाटा। जैसे हम रोटी खाते हैं, तो हमारा काम बस यहाँ तक रहता है कि उसे नीचे तक पहुंचाना, मतलब पेट तक पहुंचाना। उसके बाद शरीर ऑटोमेटिकली अपना काम करता है। ना शरीर में कोई कीपैड होता है, ना बटन होता है, ना माउस होता है, कुछ नहीं होता, ना स्क्रीन होती है कहाँ पे ये चीज ऐसे होगी, नहीं, वो अपने आप से मैनेज कर लेगा शरीर। तो ये वाला काम कौन करेगा, पाचन का, उत्सर्जन का, ये सिस्टम कौन करता है, मेडुला अब्लोगाटा। आई होप आपके समझ में आया होगा। ये मैंने आपको अच्छे से कोशिश करी है समझाने की, शायद आपके समझ में आ गया हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।